हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और 22 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ामों में आप लोगों को इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें आज का सेट नंबर 21। इससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि बीपीएससी का नया डेट दे दिया गया है जो कि हमारा 30 सितंबर है। तो आप लोग अभी से पूरे ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी में लग जाएं और आप लोग ये पुस्तक जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21। और 21 का पहला प्रश्न आप लोग के लिए रहा, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या किया गया था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। और दूसरा नंबर प्रश्न करा, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? तो खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो आप लोग तीसरे का उत्तर करें। और तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय वन जो है जिसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो हिमालय श्रृंखला का भाग इसमें से कौन सा पर्वत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। इनमें से सभी, हिंदकुश भी है, काराकोरम भी है और कुनलुन भी है। तो ये तीनों जो है वो हिमालय का ही भाग है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, क्या कह रहा है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते? तो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा कौन नहीं बनाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वेज नहर। और यूराल पर्वत बनाता है, कैस्पियन सागर बनाता है और काकेशस पर्वत भी बनाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन और सत्य है? तो आप लोग को इसमें से बताना है कि कौन सा कथन और सत्य है और इसका आप लोग से उत्तर करें। तो देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है हमारा, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी। तो देखिए यहाँ तो ऑप्शन ही हमारा आधा अधूरा है। तो दक्षिण, इसका उत्तर अपना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि गुरु शिखर जो है वो किसका है? तो अरावली का है। वहीं आप लोग से छोटा नागपुर का उच्चतम चोटी की बात करें तो कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पारसनाथ। पारसनाथ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है छोटा नागपुर की। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो डोडा बेटा, आप लोग उसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और देखिए इसमें डी में दिया गया मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नॉकरेक है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, सिंगापुर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हमारा,
IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसर संधि पर भारत किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फरवरी 1982 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। और 11 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। क्या करा है? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो 11 का सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 पे। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो डिपोर झील आप लोग को बताना है किस राज्य में है, और डिपोर झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम में है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका से उत्तर करें, और 13 का से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। और 14 नंबर का आप लोग सही उत्तर करें। और क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान का भाग 3 में है, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, तो ये किस भाग में है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब निर्वाचन, तो निर्वाचन किस में है? तो आप लोग का निर्वाचन का क्या हो जाएगा? तो निर्वाचन का हो जाएगा आप लोग का भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और वहीं आपात उपबंध की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पहला, भारतीय संविधान का भाग 18 में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो रहा है? तो देखिए 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो 15 का आप लोग सही उत्तर करें। भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? तो कौन पूर्ण नियंत्रण करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, जिसमें समानता का अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 18। और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग से न्यूनतम उम्र पूछ रहा है ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या उससे ऊपर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इसका आप लोग से उत्तर करें, और 19 का से उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका से उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय का मूल अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है आप लोग को बताना है, और इसका उत्तर करें आप लोग 21 का। क्या कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये सही है। ठीक है,
और देखिए वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, तो ये गलत है क्योंकि वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, तो ये बात भी सही है। वित्त में 5 सदस्य होते हैं क्योंकि 4 सदस्य और एक उसके अध्यक्ष होते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, लेकिन 4 सदस्य के मुताबिक इसको शायद ले लिया गया है, एक अध्यक्ष। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही कर रहा है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है वो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, किलोखड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो किलोखड़ी को अपनी राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो 23 का सही उत्तर करें, और 23 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाए थे। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 24, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खिज्र खां जो थे वो सैयद वंश के संस्थापक थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 27, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यजुर्वेद। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 28 पे, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौर्य वंश से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 पे, और 29 नंबर प्रश्न क्या करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग इसका उत्तर करें 29 का, और 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है आप लोग उत्तर करें 30 का। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पूना पैक्ट 1931 में न होकर 1932 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वां अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर, समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आप लोग उत्तर करें, समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विलियम कैरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि पर्वत पर आच्छादित जो हिम होता है वो एक साथ क्यों नहीं पिघलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, जिस कारण वो एक साथ नहीं पिघलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से क्यों बचाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 35, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्रुव पे होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, क्या कह रहा है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब
उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग बताइए ये इसका होने का क्या कारण है? तो इसका होने का कारण इसका क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें, फ्लोरेस्टेंट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारा, वाष्प एवं आर्गन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन करता है? तो 38 का सही उत्तर करें, और 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूध एवं पानी का मिश्रण जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न क्या करा? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो केवल पादप में पाए जाने वाले कोशिकांग इसमें से कौन है? तो 40 का आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, प्लास्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न 41। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो 41 का आप लोग सही उत्तर करें, और 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकन। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में आप लोग कह सकते हैं इसी की बनी होती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 42 नंबर, और 42 नंबर प्रश्न क्या करा? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा संघ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर का आप लोग उत्तर करें। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर कौन किया था? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निल्स बोर के द्वारा उनकी त्रुटियों को दूर किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आप लोग 46 का उत्तर करें, और 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न आपका क्या करा? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो 47 का आप लोग सही उत्तर करें, और 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पायसीकरण द्वारा साबुन ग्रीज को हटाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 48 का आप लोग सही उत्तर करें कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, और क्या कह रहा है? ओलिव की शाखा यही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक नहीं होके ओलिव की शाखा जो है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सुलह और समझौता करना कहलाता है ओलिव की शाखा। ठीक है, वहीं कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा क्या है? तो संकट का प्रतीक है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। क्या कह रहा है? दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली का मोती मस्जिद जो है किसके द्वारा बनवाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50वां नंबर, और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है?
वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तुकाराम के द्वारा वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले सेट की तरफ, और अगला सेट हमारा है 22 नंबर, और 22 नंबर सेट हम लोग देखते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहे और हमें कमेंट कर आंसर करते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर सेट का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इनमें से किसे स्टेनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है? तो स्टेनोस्फेयर के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, मेंटल के ऊपरी भाग को हम लोग स्टेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे, और दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दूसरे नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें कि ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है ट्रांजिस्टर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 4 का आप लोग सही उत्तर करें, और 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, पीर पांजाल श्रेणी स्थित है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि पीर पांजाल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है पीर पांजाल श्रेणी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टी देश नहीं है? तो आप लोग को बताना इसमें से कौन सा देश जो है लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील जो है वो आवेष्टित देश नहीं है, भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्य भारत के चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है पुनासा जलप्रपात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो 9 का सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉर्डन के द्वारा दिया गया था उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 10, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो 10 का सही उत्तर करें, और 10 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी अखबार का संपादन किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर पे, और 12 नंबर प्रश्न क्या करा, तत्बोधनी सभा संस्था के संपादक निम्न में से थे? तो तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा तत्बोधनी सभा की स्थापना की गई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो किस अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 14 पे, और 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 15 पे, और 15 नंबर प्रश्न क्या करा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो 15 का आप लोग सही उत्तर करें, और 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बी डी सावरकर के द्वारा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल
बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली किस राज्य में स्थित है आप लोग को बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा में स्थित है बनवाली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो आग का आविष्कार किस काल में हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 48 पे। 48 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार पे कौन सा कस्बा स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, हिंदू यूनानियों के द्वारा भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 21 नंबर। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है भारत का खाद्य प्रबंधन में? तो 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खाद्यान्नों का निर्यात जो है भारत के खाद्य प्रबंधन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा श्री वैष्णव से संप्रदाय से संबंधित है ब्रह्मसूत्र। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। और 23 नंबर का आप लोग उत्तर करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? तो 23 का आप लोग सही उत्तर करें। और 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना को अस्थायी वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे कैबिनेट मिशन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का आपका ऑप्शन बी, जॉन मथाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? तो गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 26 का आप लोग सही उत्तर करें कि कौन सुमेलित नहीं है। और 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ये भाग 13 में न होके किस में है? तो भाग 14 में है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका उत्तर करें आप लोग। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस से लिया गया है। कौन सा? तो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में है वर्णित लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 29 पे। क्या कह रहा है? संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 29 का सही उत्तर आप लोग करें। और 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पे कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव
कब घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या करिए, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो वरीयता अनुक्रम में इसमें से पहले कौन आता है आप लोगों को बताना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, तो ये हमारा वरीयता क्रम में इन चारों में से सबसे पहले आते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा जो थे वो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 पे। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि भूमि को छोड़ के अन्य संपत्ति जो है वो संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग को इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 34 पे। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो 34 का आप लोग सही उत्तर करें कि पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन सा है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, काइटिन जो है वो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 35 पे। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन के। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 36 पे। 36 नंबर प्रश्न करा, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 36 का सही उत्तर करें। और 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फेफड़ा जो है निमोनिया बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो आप लोग को इसका उत्तर पता होगा और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 37 का भी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो हृदय से संबंधित असमानताओं का पता लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? तो आविष्कार दिया गया है, सूची 2 में आविष्कारक दिया गया है। तो आप लोग इसका उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, विटामिन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो फंक के द्वारा किया गया था। तो ये ए का 2 हो जाएगा। विटामिन बी, तो विटामिन बी का पता किनके द्वारा लगाया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका एक में है मैकुरल, तो मैकुलन, तो मैकुलन के द्वारा जो है विटामिन बी का खोज किया गया था। ठीक है, अब विटामिन सी, तो विटामिन सी का पता किनके द्वारा लगाया गया था? तो आप लोग इसका उत्तर करें और क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर होलकर। ठीक है, और विटामिन डी किनके द्वारा? तो हॉपकिंस के द्वारा। ये हमारा, तो हमारा उत्तर क्या बन रहा है? तो हमारा उत्तर बन रहा है आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उनके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारत का इसमें कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, भारती और मैत्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? तो ज्वार पैदा करने वाला बल किन 2 बलों के बीच का अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल के बीच का अंतर होता है। अंतर के कारण ही क्या होता है? तो ज्वार पैदा होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को जो है वो जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 42 नंबर। और 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग उत्तर करें 42 का। और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है, तो ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें sp2 ही रहता है, ठीक है। और बाकी यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका अब आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है और इससे काला शीशा भी कहा जाता है, तो ये तीनों सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 44 पे, और 44 नंबर प्रश्न कर रहा है एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है। तो एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य क्या होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, C2H4 जो है एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा, क्या कहलाएंगे, तो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न कह रहा है अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है अवरक्त किरण के रूप संबंध में, तो 46 का सही उत्तर करें। तो देखिए इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो ये सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये भी सही है। और इसका उपयोग कोहरे एवं फोटोग्राफी करने में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, और 47 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। तो 47 का सही उत्तर करें, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोहा। इन चारों में लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 48 नंबर प्रश्न कर रहा है अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा, क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 49 पे, और 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नौसादर का उपयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके उपकरण दिए गए हैं और सूची 2 में आविष्कारक दिए हैं। तो कौन से उपकरण किनके द्वारा आविष्कार किया गया है, तो आप लोग को बताना है। तो देखिए विद्युत बैटरी, तो विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है, तो अलेक्जेंडर वोल्टा हैं, ठीक है। डायनेमो, तो डायनेमो के आविष्कारक कौन है, तो माइकल फैराडे हैं, तो 2 नंबर। ग्रामोफोन, तो ग्रामोफोन के कौन है, तो ग्रामोफोन के हैं थॉमस आल्वा एडिशन, तो इसका 3 नंबर। और चौथा में सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प के कौन है आविष्कारक, तो एम्फ्रे डेवी, तो एम्फ्रे डेवी 4 में। तो हमारा ये सीरियल में ही मिला हुआ है, तो इसका 1 2 3 4 ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको मिले और आप उससे भी आसानी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।